प्रिय विद्यार्थियों, हम उठाई गिर की व्याख्या कर रहे थे और आज हम एक और व्याख्या जो है उसको पढ़ेंगे और करेंगे। तो लक्ष्मण गायकवाड़ के जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही थी और किस प्रकार से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे क्या सोचते हैं और पाठ्य पुस्तकों के लिखे हुए शब्द और जीवन में व्यवहार किस प्रकार से भिन्न भिन्न हैं और बालक लक्ष्य के मन में वे कैसे उद्वेलन को पैदा करते हैं, यह इन पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। लेखक लिखता है, मराठी की पहली कक्षा में था तब इस पुस्तक का पहला पृष्ठ पर लिखा था, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं और इस देश की परंपरा का अभिमान है। मुझे लगता था कि अगर यह सब कुछ सही है तो फिर बिना अपराध के क्यों पीटा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकों पर यह लिखा होता है कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय, वे चाहे किसी भी जाति वर्ण समुदाय के क्यों न हो, वे हमारे बंधु हैं, वे भाई के समान हैं और मुझे इस देश की परंपरा का अभिमान है। यानी हम अपने इस सद्भावना की, सौहार्द की, भाईचारे की जो परंपरा है उस पर हम गर्व करते हैं। मुझे लगता कि अगर यह सब सही है तो फिर बिना अपराध के क्यों पीटा जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह नहीं है। हमारे भारतीय समाज में हम भाई के समान मानते हैं, ऐसा कहते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन व्यवहार में हम अपने से नीची जाति के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं। अमीर आदमी गरीब के साथ, उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के साथ, उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के साथ अनेक तरह के जो भेदभाव हैं, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और रंग के भेदभाव, बहुत सारे भेदभाव ऐसे हैं हमारे समाज में जो हम व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है। चूँकि लक्ष्य एक अछूत जाति से है, सब लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, इसलिए उस बच्चे के मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर हमारे देश की किताबों में यह सब लिखा है तो हमें हमारे साथ अपराधियों के समान व्यवहार क्यों होता है। वे लिखते हैं, माँ को पुलिस क्यों पीटती है, उसकी साड़ी यह कहकर क्यों पीटती है कि साड़ी निकाल, चोरी की है। भारत मेरा देश है तो फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। माँ कहाँ चोरी करती है। लक्ष्य देखता है कि माँ चोरी नहीं करती, लेकिन पुलिस वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में उस बच्चे के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमें चोर क्यों समझा जाता है, क्योंकि लक्ष्य उच्चक्या जाति से है और उस जाति के अधिकांश लोग चोरी करके अपना आजीविका पालन करते हैं और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। समस्या यह है कि वे लोग जब काम मांगने जाते हैं तो लोग उन्हें काम नहीं देते। उनके पास अपने खेत नहीं हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई पेशेगत हुनर यानी कोई भी परंपरागत काम जो पुश्तैनी काम है वह नहीं है, जैसे बढ़ाईगिरी या हलवाई का काम या सिलाई का काम। तो इस प्रकार का वे कहते हैं कि हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें चोर क्यों समझा जाता है। चोरी यदि कोई और भी करता है तो भी अधिकांशतः पुलिस उनके जाति, उनके समाज में जाती है और वहाँ के लोगों को पकड़कर और उन्हें पीटती है, उन्हें जेल में डाल देती है। इन सब परिस्थितियों को लक्ष्य देखता है और इसीलिए जब उसकी माँ की पिटाई होती है तो उस बालक लक्ष्य का मन विचलित हो जाता है और यही बात वे लिखते हैं कि अगर माँ निरपराध है तो उसको दोषी क्यों करार किया जाता है और हम जब चोरी नहीं करते हैं तो हमें चोर कह करके क्यों पुकारा जाता है।
हमें चोर क्यों समझा जाता है? सभी भारतीय अगर भाई हैं तो फिर मेरे भाइयों को काम क्यों नहीं दिया जाता? यानी एक भाई काम करता है तो दूसरा भाई भूखे पेट सोता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम सब भारतीय आपस में भाई भाई हैं तो फिर मेरे भाइयों को काम क्यों नहीं मिलता? और यह सचमुच विचारणीय प्रश्न है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और लोगों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता, उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए वे अपने जीवन को चलाने में असमर्थ हैं। वे सदैव दूसरों को मांगने के लिए वे मजबूर हो जाते हैं। यदि वे न मांगें तो वे अपना पेट पालन कैसे करें? तो मजबूरीवश ही वे या तो चोरी करते हैं या भिक्षावृत्ति करते हैं और उनके पास स्वस्थ समर्थ होते हुए भी उन्हें कोई काम नहीं देता है। लक्ष्य बार बार संकेत करता है कि यदि हम काम करने जाते हैं तो कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता और कोई हमें काम नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और वे प्रश्न उठाते हैं कि यदि एक हम सब भाई हैं तो हम भाई भाई के बीच में इतना भेदभाव, इतनी असमानता, दूरी क्यों है? हमें खेती के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जाती? रहने के लिए अच्छे मकान क्यों नहीं मिलते? और वे यह भी सोचते हैं कि हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन क्यों नहीं है? यदि हमें सरकार खेती करने के लिए ज़मीन दे तो हमारे जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी। हम उस ज़मीन से खेतीबाड़ी करके स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम किस प्रकार से अपने जीवन यापन को करें? अगर मनुष्य की मूल आवश्यकता जो है रोटी, कपड़ा और मकान है, तो वे कहते हैं कि जब हमारे पास काम नहीं है तो हमारे पास रोटी के लिए भी समस्या है, हमारे पास काम नहीं है तो हमारे पास तन ढकने की भी समस्या है, और काम नहीं है तो हमारे पास मकान की, अच्छे मकान की या रहने की भी समस्या है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जो है रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब से ये जाति जो है वह वंचित है। और उसी का जो दुख है, उसी उन अभावों के बीच में जो संघर्ष है, उस जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन सबको लक्ष्य महसूस करता है। छोटा लक्ष्य जानता देखता है, वह उस जिंदगी के कड़वी सच्चाइयों को समझता है। और इसीलिए लक्ष्मण गायकवाड़ ने अपने बचपन के उन दिनों को, उन अनुभवों को अपनी इस पंक्तियों में उजागर किया है। तो विशेष में हम यही लिखेंगे कि इन पंक्तियों में लेखक ने अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था के जीवन की जो घटनाएं हैं, जिनको देखा है, उस संकट, संघर्ष और दर्द को उन्होंने लिखा है। दूसरा, हमारे भारतीय संविधान में सबको बराबरी का हक मिला है, लेकिन हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव है उस ओर लेखक ने संकेत किया है। तीसरा, स्वतंत्र राष्ट्र होने के बाद भी हमारे अनेक बंधु जो हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं और उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं है। इस ओर, इस कड़वी यथार्थ की ओर उन्होंने संकेत किया है। भाषा सहज और सरल है। धन्यवाद।